हुमायूं के मकबरे के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और आए दिन यहाँ लोगों की भीड़ देखने को नजर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं हुमायूं के मकबरे के पास मौजूद है ईसा खान का मकबरा। जी हाँ, ईसा खान नियाज़ी, जो शेर शाह सूरी के दरबार अफगान थे। इनका मकबरा बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू, रेड, ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है, पर इसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, जबकि हुमायूं के मकबरे से पहले ही शुरू हो जाता है। तो आज हमें इसके इतिहास के बारे में बताएंगे हिस्टोरियन साकिब सलीम। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको ईसा खान के मकबरे में। तो जैसे आज हम ईसा खान के मकबरे में आए, तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कौन थे ईसा खान? ईसा खान शेर शाह सूरी जो एक बादशाह थे, सूर डायनेस्टी कुछ वक्त के लिए हिंदुस्तान पर, ख़ास तौर पर दिल्ली पर काबिज़ थी। तो उनके कोर्ट में एक तरीके से मिनिस्टर भी थे, आर्मी जनरल भी थे और कहा जाए तो रॉयल फैमिली के एक मेंबर थे। नियाज़ी अगर आपने कबीला कभी सुना हो, जिससे इमरान खान भी ताल्लुक़ रखते हैं, ये उसके मतलब एक नियाज़ी थे। ये ईसा खान नियाज़ी इनका पूरा नाम था। तो ये जो मकबरा है इसके बारे में बताइए, कब बना ये और कब से है यहाँ पे? जी, ये मकबरा, ये हुमायूं के मकबरे का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, हुमायूंस टूम कॉम्प्लेक्स, उसका हिस्सा है आज के वक्त में और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और लेकिन ये हुमायूं के मकबरे से पहले से है। तो 1547 अगर ईस्वी के हिसाब से देखा जाए तो 1547 यानी कि 1547 में ये बनकर तैयार हुआ है। और इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में एक मस्जिद है और एक आपको सामने मकबरा दिखाई दे रहा है। तो सर इस मस्जिद के बारे में कुछ बताइए। सर इस मस्जिद के बारे में कुछ बताइए, क्या नाम है इसका? मस्जिद तो ये ईसा खान की मस्जिद ही कहलाती है और इसकी खासियत ये है, अगर आप इस पर देखें तो त्रिमुखी मस्जिद के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, यानी कि जिनके 3 दरवाजे होते हैं। अगर आप इस मस्जिद के आर्किटेक्चर पर ध्यान देंगे तो सामने आपको 3 ऐसे आर्क शेप्ड दरवाजे दिखाई देंगे, आपको इसमें मीनार नहीं दिखाई देगा। और कुछ अगर आप देखें तो पुराना किला में जो मस्जिद मौजूद है, ये कुछ आपको वैसी मस्जिद दिखाई देगी। कुछ फीचर्स आपको मोट की मस्जिद के नज़र आएंगे और इसमें आपको दालान नहीं ऐसे नज़र आएगा कि आप एंटर कर रहे हैं, दालान है जैसे आप जामा मस्जिद वगैरह में देखते हैं। तो ये काफ़ी एक डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर है और इसलिए ये मस्जिद काफ़ी अहम है। तो जैसे मैं देख रही हूँ सामने मकबरा है और ये मस्जिद है, तो इसके बारे में कुछ आप बताइए हमें। ये मस्जिद है और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये त्रिमुखी मस्जिद, जैसा कि अगर आप रामनाथ जो एक मशहूर आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन थे, अगर उनकी नज़र से बात करें तो वो इसे त्रिमुखी मस्जिद कहते हैं। और इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पर आपको 3 आर्क शेप से एंट्री दिखाई देती है। उससे पहले आपको एज सच कोई एंट्री नहीं है, मतलब सीधा एंट्री यही है जहाँ पर 3 आर्क शेप्ड दरवाजे हैं। ये काफ़ी मस्जिदों में नज़र आता है और ये अराउंड सल्तनत पीरियड ही ये शुरू हुआ है। इसकी एक और ख़ासियत ये है कि इसमें आपको मीनार नहीं नज़र आते हैं, यहाँ पर कोई मीनार आपको नज़र नहीं आएगा। एक दालान का जो कंसेप्ट होता है, जैसा कि आपने जामा मस्जिद में देखा है, आपको वो भी नज़र नहीं आ रहा है। उसके अलावा इसमें लाल पत्थर का इस्तेमाल तो आप देख ही रहे हैं, इसमें हरे रंग का भी इस्तेमाल हुआ है, वो भी आपको दिख रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये वो आखिरी मस्जिद है एक तरीके से। ये और पुराना किला की जो किला कोहना मस्जिद है, ये वो आखिरी मस्जिद हैं जिन्हें कि आप देख सकते हैं जहाँ पर के ब्रेक पॉइंट आएगा। लोधी स्टाइल यानी कि अफ़गान स्टाइल कुछ हद तक, या पठान स्टाइल जिसे कहते हैं, वो चेंज हो जाएगा और एक पर्शियन स्टाइल की झलक हिंदुस्तान की मसाजिद में नज़र आने लगेगी। इसके बाद तो आपको एक पर्शियन स्टाइल फिर डिस्टिंक्ट नज़र आना शुरू होगा, जो धीरे धीरे जामा मस्जिद तक आते आते अपने बिल्कुल परवान पर आ जाएगा। लेकिन ये एक तरीके से उसकी एक आखिरी झलक है। तो इसका आपको, आप अगर देखें भी तो आपको, अगर जो पहली जो आपकी अपनी समझ है मस्जिद को समझने की, तो ये बिल्कुल वैसी नहीं है, ये उससे बहुत अलग है। इसमें ऐसे छज्जा बना हुआ है,
इसमें आपको इसका गुंबद भी अलग तरीके का है, इसमें मीनार भी नहीं है, इसमें सामने दालान भी नहीं है, आप एंटर करके पहले दालान में एंटर नहीं कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक डिफरेंट है और इसके बाद ये चेंज आएगा। सर जैसे हम मकबरे के सामने खड़े हैं और यहाँ पे ही हुमायूं का मकबरा भी है। जी जी। तो जैसे दिल्ली में रहते हुए कई लोगों को नहीं पता है इस जगह के बारे में। अगर अभी भी हम बात करें कि हम ईसा खान के मकबरे पर जा रहे हैं तो लोग सोचते हैं कहाँ पे है ये जी। और क्योंकि इस जगह को लोग जानते हैं हुमायूं के मकबरे के नाम से ही। जी। तो क्या वजह है, जबकि हम देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत है, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है कि हुमायूं के मकबरे के नाम से ही ये जगह मशहूर है? इसकी 2-3 वजह हैं। पहली चीज़ ये कि हुमायूं बादशाह थे, ज़्यादा बड़े बादशाह थे, हुमायूं के बेटे फिर आगे पोते सब लोग बादशाह थे। ईसा खान खुद से बादशाह नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जगह काफ़ी हद तक छुपी हुई थी। ये जो आपको पूरा ग्राउंड नज़र आ रहा है, इसमें पहले एक गांव बसता था। मतलब 20वीं सदी तक, 20वीं लगभग 100 साल पहले तक यहाँ पर अंदर आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको गांव नज़र आ रहा है, यानी कि ये जगह छुपी हुई थी। मतलब बाकायदा जब यहाँ पर कंजर्वेशन वगैरह स्टार्ट हुआ तो ये माना गया कि यहाँ पर एक तरीके से छुपी हुई चीज़ निकाल ली गई। इससे पहले तक ये जगह छुपी हुई थी। तो ये काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो पुराने लोगों की नज़र से ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो एक तो ये कि एक आम परसेप्शन में ये चीज़ नहीं है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीज़ें मशहूर होती हैं सोशल मीडिया पर या सरकारी चैनल्स के थ्रू, तो हर कोई हुमायूं के मकबरे की बात कर रहा होता है और उसके आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं। ये अकेली चीज़ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जितनी चीज़ें हैं या आसपास निज़ामुद्दीन बस्ती में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों की बात नहीं होती। यहीं पे बराबर में आपको रहीम का मकबरा दिखाई देता है, उसकी भी कोई बात नहीं करता है। तो शायद कहीं ना कहीं एक ज़रूरत है टूरिज़्म को इधर की तरफ लाने के लिए, टूरिस्ट्स को और आम टूरिस्ट्स को, आम लोगों को, हिस्ट्री के आम स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। सर इसमें जो हम देख रहे हैं ग्रीन ब्लू ये कलर्स जो हमें दिख रहे हैं, तो इस शुरुआत से ऐसा था या फिर ये बाद में हुआ है? जी जी, ये शुरुआत से ऐसा है। अगर आप इसमें देखें, इसमें टाइल वर्क है, उसके अलावा सैंडस्टोन क्वार्ट्ज का एक काम है। और अगर आप इसकी डिस्टिंक्ट अगर बात करें तो आपने अगर गौर किया हो, जैसे कि आप दिल्ली में घूमते हैं तो ये लोधी पीरियड की बिल्कुल झलक इसमें दिखाई देती है। मुग़लों के वक्त में आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा, या आपको शाहजहाँ के वक्त में, या फिर उसके अलावा आप देखेंगे रेड और वाइट का एक इस्तेमाल दिखेगा। बहुत महंगी आलीशान इमारत बनेगी तो वाइट बन जाएगी, लेकिन ये लोधी आर्किटेक्चर है। आपको इसके जो तरीका है वो पूरा एक, इसमें छतरी का इस्तेमाल दिखाई देगा। और जो इसका एंट्रेंस है उसमें अगर आप देखें तो, जिसे बाद में हिंदू आर्किटेक्चर भी अगर हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके देखा जाए तो कहा गया है, तो इसमें उसकी झलक भी दिखाई देती है। हाँ, ये शुरू से ऐसा क्या अब कहा जाए तो उस ज़माने में ज़्यादा आलीशान रहा होगा। 2011 में इसका कंजर्वेशन वापस से स्टार्ट किया गया है, तो उसके बाद वापस इसे कुछ उभार कर लाया गया है। लेकिन हाँ, इसमें अलग अलग रंगों का, इन टाइल्स का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे आपने अभी लोधी स्टाइल आर्किटेक्चर की बात की, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। और लोधी स्टाइल आर्किटेक्चर, असल में ये फिर आर्किटेक्चर की बात है। तो जब लोधी स्टाइल आर्किटेक्चर एक तरीके से, जिसे हम अफ़गान, उज़्बेक, मतलब ये जो आर्किटेक्चर हैं, इसका एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है। क्योंकि जैसे आप इसमें बुर्ज का एक, आर्क्स का एक अलग तरीका देखते हैं, और जब आप इसी चीज़ को लाल किले में या जामा मस्जिद में देखते हैं तो उसका तरीका एकदम से बदल जाता है। जैसे इसका एक ऑक्टागनल शेप है, तो ये ऑक्टागनल शेप आपको, जब आप मुग़लों की बिल्डिंग्स में देख रहे हैं तो आपको आमतौर पे 4 बाग के फॉर्म्स नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको ऑक्टागनल नज़र आएगा। तो ये जो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आर्किटेक्चर को डिस्टिंक्ट बनाती हैं। बाकी ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पहलू है जिस पर ज़्यादा खुलकर बात करनी पड़ेगी। तो जैसे हम ये ऊपर देखते हैं गुंबद जो है ये ब्लैक हो रहा है कहीं ना कहीं जी, तो ये वक्त के साथ ऐसा है, क्योंकि शुरू से तो ऐसा ही होगा नहीं, तो इसकी सही से रखवाली नहीं करी जा रही? नहीं नहीं, ये रखवाली हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा असल में कंजर्वेशन में थोड़ी सी डेलिकेसीज़ होती हैं। कई बार
मान लीजिए आप इसे साफ करने के लिए इसे रगड़ रहे हैं तो उससे इसके ख़राब होने का भी डर होता है। आप पेंट नहीं करना चाहिए, आप ये भी बात समझ रहे हैं कि पुरानी चीज़ को आप छेड़छाड़ कर रहे हैं अगर आप उस पर पेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं कंजर्वेशन के जो लोग होते हैं उन्हें सोच कर करनी पड़ती है कि आखिर वो इसे कितना रख रखाव के नाम पर उसके साथ कहीं छेड़छाड़ ना कर दें। तो इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो इसके क्यूरेटर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों इसको वाइट करने की कोशिश नहीं की है। देयर माइट बी अ रीज़न। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि इसके पीछे कोई रीज़न है, पर जैसे अभी हमने एंटर किया जहाँ पे कब्र है तो वहाँ का भी कुछ हालात इतने सही नहीं लग रहे। मेरा जब लाइट नहीं है वहाँ पे, अंधेरा पड़ा है। जी मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पर लाइट थोड़ी सी होनी चाहिए। ये आपने सही कहा कि लाइट नहीं है, और जिस तरीके से कबूतर हैं और फिर उनका एक्सक्रेटा है, वेस्ट है, वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है या किया जाना चाहिए शायद। तो उसकी ज़रूरत यहाँ पर है। लेकिन हाँ, और ये शायद दिल्ली के और भी कई टूम्स में ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। हाँ, हुमायूं के मकबरे में नहीं मिलती है जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा है, जिसका नाम ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मकबरों में, ऐसे टूम्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जैसे यहाँ इनका मकबरा है, इसमें और 6 मकबरे भी हैं, तो वो किन के हैं? ज़्यादातर लोग ये आम तौर पर आपने देखा होगा, ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, जितने भी आपने मकबरे देखे हैं, चाहे वो ताजमहल है, चाहे वो आपको अभी हुमायूं का मकबरा है, आप इन सब जगह देखेंगे तो मकबरे में सिंगल कब्र नहीं होती है। सबसे पहले तो फैमिली मेम्बर्स की, या फिर कई बार वाइफ की, कई बार कज़न्स की, भाइयों की, माँ की, या और लोगों की, एक तरीके से वो ग्रेवयार्ड बन जाता है। जो लोग मुस्लिम कल्चर से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखते हैं वो शायद इस बात को समझ सकते हों कि हिंदुस्तान में आज भी अगर हम बात करते हैं गांव देहात में या फिर ऐसी जगहों पर जो छोटे ज़मींदार भी होते थे, तो उनके गांव में अलग, जहां पर एक आदमी दफन होता है उसी के बराबर में आप देखेंगे दादा की, दादी की, परदादा, परदादी, चाचा, चाची, सबकी एक जगह कब्र बनने लगती है। तो एक तरीके से कब्रिस्तान बन जाता है। तो यही यहाँ हुआ है। अगर आप इस पर गौर करें तो असल में निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के पास के इलाके में दफनाया जाना, ये एक तरीके से मिडीवियल टाइम्स का कब्रिस्तान है, लेकिन उसी के पास लोग अपने टूम बनाते थे। और इसीलिए फैमिली मेम्बर्स कोशिश करते हैं कि अपने सगे संबंधियों के आसपास ही अपनी कब्र रखें। तो जितनी भी कब्र हैं वो आपको उनकी फैमिली मेम्बर्स की ही दिखाई दे रही हैं। आज हम आपको लेके आए थे ईसा खान के मकबरे में, जो हुमायूं के मकबरे के पास है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए धरोहर, जिसमें हर हफ्ते हम आपको ऐसी ही कई जगह लेके जाएंगे।